उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर हो रहा संग्राम लगातार जारी है। सर्वे का ओवैसी समेत कुछ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें बयानों के बाण चलने लगे हैं। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीद ने सर्वे करने वाली टीम को चप्पलों से मारने का फरमान तक सुना दिया, जिस पर जमकर अब बवाल हो रहा है। बीजेपी इस मामले में मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। इन मदरसों की तालीम पर जब सवाल उठे तो ओवैसी भाईजान भड़क गए और फिर राजस्थान से यूपी में हो रहे सर्वे पर सवाल उठा दिया। यूपी सरकार की इस पहल को मुसलमानों से जोड़ दिया। हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा, आखिर है क्या बताओ फिर? ये तो कुछ भी नहीं। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी तो इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने सर्वे करने वाली टीम को ही धमकाना शुरू कर दिया और फरमान जारी कर टीम के लोगों को चप्पलों से पीटने की अपील कर दी। तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। फिर क्या था, इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की कि इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए जो लोग सरकार के आदेशों की और बाल आयोग के आदेशों की अवहेलना करते हुए उनका एक तरह से जूते चप्पल से स्वागत की बात कर रहे हैं, तो इनको जूते चप्पल की माला पहनानी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को बीजेपी का ये बयान नागवार गुजरा। उन्होंने बिना वक्त गवाए मौलाना रशीदी के चप्पल वाले बयान का समर्थन किया। अगर उनकी नीयत सही है तो हमें कोई एतराज नहीं हो, अगर नीयत खराब है तो जो साजिद रशीदी साहब ने कहा है वो ही हशर होना चाहिए। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो एबीपी न्यूज की टीम मौलाना के पास पहुंची और चप्पल वाले बयान पर सफाई मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। वो प्रतिक्रिया ना हो उसके लिए आप माफी मांगेंगे? नहीं, देखिए बात माफी मांगने की नहीं है, बात यह है कि हाँ एक गुस्सा था और गुस्से में कुछ ज्यादा बात निकल जाती है यकीनी तौर पर। जैसे जैसे यूपी में मदरसों का सर्वे आगे बढ़ रहा है, कई मुस्लिम संगठनों की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। तो आपने सुना मौलाना साजिद रशीदी के बयान, किस तरीके से वो बचाव कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि एसटी हसन और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सर्वे को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुबह खान जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन भी जुड़ रहे हैं। जैन साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन आप संभालते रहे हैं, इस तरीके का बयान लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से निश्चित रूप से एक चुनौती खड़ी करता है। सरकारी काम में बाधा देना और इस तरीके से जो कम्युनिटी लीडर्स हैं अगर वो भड़काऊ बयान देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी बड़ी चुनौती? लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती है। इस प्रकार का बयान कोई गैर जिम्मेदार आदमी ही दे सकता है। पुलिस को, जिला प्रशासन को पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी मदरसे का, किसी भी कॉलेज का जो गैर मान्यता प्राप्त है चाहे मान्यता प्राप्त है, उसकी चेकिंग की जा सकती है। वहां पर पढ़ाने वाले कौन हैं, क्या तालीम दे रहे हैं, किसी भी उसमें जा सकते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा कुछ के मैंने बयान पढ़े कि साहब और धर्मों के भी बिल्कुल करा लीजिए। गैर मान्यता प्राप्त तो वैसे भी एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको आगे चलकर ना कोई उनको जॉब मिलना है, गवर्नमेंट जॉब, और ना उनका कोई भविष्य है। केवल ये इमाम वगैरह बन सकते हैं, मौज़िन बन सकते हैं, इन स्कूलों में टीचर बन सकते हैं। तो ये तो जांच होनी चाहिए और मान्यता मिल जाए अगर, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है बच्चों। सर, आप इस बयान को क्या भड़काऊ बयान की श्रेणी में रखेंगे? कानूनी तौर पर क्यों नहीं रखेंगे? इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। कानूनी तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को कि आप जो आए उस पर अटैक करिए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या। सर, हमारे साथ साजिद रशीदी भी जुड़ गए हैं।
रशीदी साहब, सुना आपने ए के जैन साहब जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्या कह रहे हैं? आपका बयान भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है। क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया जाए। रशीदी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप अनम्यूट कर लीजिए। जी चलिए, हम ऑडियो तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे ठीक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगा सुबोही खान का। सुबोही जी, एक बात बताइए, अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, और अगर इससे कुछ बेहतर होता है, इतना बवाल, इतना विवाद क्यों? बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि मदरसों का सर्वे होना ना ही सिर्फ जो सभी मानकों का पालन करके मदरसा संचालन करते हैं उन लोगों के हक में बेहतर है, क्योंकि कई जगह फर्जी मदरसे सिर्फ कागजों पे खुले हुए हैं। बार बार ये लोग पैनलिस्ट टीवी पर बोलते हैं कि जी मदरसा चलाने वालों को, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। कहाँ से मिलेगी सैलरी? सरकार के पास एक फिक्स्ड, एक लिमिटेड अनुदान होता है। फर्जी कागजों पे मदरसे खुले हुए, पता नहीं कौन कौन सैलरी ले जाते हैं, ना मदरसे चल रहे हैं, ना बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो सही मायने में उन मुसलमान बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उन तक सैलरी भी नहीं पहुंच पाती है। तो मदरसा चलाने वालों के हक में भी ये बेहतर है, ये उन मदरसों में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चों के हक में भी बेहतर है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले उन बच्चों की सुरक्षा। केरल में हमने देखा 55 साल के एक अलियार 11 साल के मुसलमान बच्चे का शारीरिक शोषण करता था। पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा हुई है उस मौलाना को। ये कोई हम बनाई हुई बातें नहीं बोल रहे हैं। क्या वो बच्चे भारत के बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उन बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मैंने खुद देखा है, बहुत सारे मदरसों में विदेशों से पैसा लेकर आते हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह दस्तरखान बिछते हैं, मुर्गा पार्टी होती है, और उन बच्चों को बेचारों को सूखी रोटी भी नहीं मिलती है, उनको उस दस्तरखान के पास भी फटकने नहीं दिया जाता है। क्या उन बच्चों की शिक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि पता नहीं कौन कौन लोग मदरसे खोल लेते हैं और उन मदरसों की आड़ में उन बच्चों के दिमाग में जहर घोलते हैं, बिल्कुल मजहब का इस्तेमाल बहुत सारे सवाल हैं सुबोही खान, लेकिन हैं। इस मामले पे टिप्पणी लेना चाहिए। साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ गए। रशीदी साहब, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए के जैन को भी और सुबोही खान जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, आप मदरसों के सर्वे पर अगर वहां सुविधाएं दी जाने की कोशिश की जा रही है, चप्पल मारने जैसी बात कर रहे हैं आप। देखिए, बात सुनिए, मदरसे के अंदर सिर्फ 4% बच्चे जाते हैं कौम के, 96% बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। और वो 4% बच्चे हमें इसलिए ज़रूरत है उनकी, क्योंकि हमें मस्जिद में इमाम चाहिए, हमें मदरसों में कुरान पढ़ाने के लिए आदमी चाहिए, हदीस पढ़ाने के लिए आदमी चाहिए। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपनी तरह के मदरसे खोलूँ, अपने मजहब पर नहीं है जी। वो 4% बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उनको शिक्षा क्या दी जा रही है, वो सुरक्षित है या नहीं, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। मदरसे के लिए आपको, मस्जिदों के लिए इमाम मिल जाए, उसके लिए आप छोटे छोटे बच्चों को ताक पे रखने के लिए तैयार हैं। वो 4% बच्चे क्या मायने नहीं रखते आपके लिए, क्योंकि वो गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं। आप जितने भी लोग मदरसा सर्वे और मॉडर्नाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, आपका किसी का बच्चा मदरसों में नहीं जाता है। मदरसों में बच्चा जाता है गरीब मुसलमान का। सुबोही जी, सुन लीजिए, एक मिनट साजिद साहब को अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए, फिर आप उसका काउंटर करिएगा। जी साजिद साहब, क्या तरीका है भाई? जी जी, क्या तरीका है भाई? आप अपनी दलील को रखें जरा। आप पढ़ी लिखी हैं शायद, आप एडवोकेट हैं शायद। पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है रशीदी साहब, मेरी कौम के वो मासूम बच्चे जिनके जो हक अपने हक में अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे तालीम दी है, मुझे मंच दिया है, मुझे अपॉर्चुनिटीज दी है, तो मैं कैसे उन बच्चों को उनकी जिंदगी को बर्बाद होने दूं? जी जी, सुबोही जी जरा सुनिए। साजिद रशीदी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें, साथ ही ये भी बताएं कि 4% जितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, उसमें 4% भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। करूंगा ना जब ये बोलने देंगे। जी, आप पूरी बात करें, बताएं क्या दलील है आपकी। देखिए बात सुनिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, हमें मस्जिदों में इमाम भी चाहिए, हमें मदरसे में कुरान पढ़ाने वाले चाहिए, हदीस पढ़ाने वाले चाहिए, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और आपको याद होगा 2009 में राइट टू एजुकेशन एक कानून आया था, जिसमें 2011 में अमेंडमेंट आया था, जिस अमेंडमेंट में मदरसों को, वैदिक पाठशालाओं को, मठों को अलग कर दिया गया था कि इनको अलग रखिए, चूँकि धार्मिक एजुकेशन देते हैं। ये कानून भी है, संविधान भी है।
और मुझे ज़रूरत भी है कि मेरे मजहब की तालीम बच्चे सीखे। किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में। रशीदी साहब, मेरे खुद के 2 बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे उनको मौलवी बनाना है, मुझे उनको हाफिज बनाना है। माफ करिए, लेकिन यहाँ क्या जबरदस्ती है? यहाँ जो मामला है वो आपके चप्पल मारने, सर्वे करने वालों को चप्पल से मारने के आपके बयान पर बात हो रही है। आप उसकी दलील दीजिए। ये तर्क अपनी जगह पे है। मदरसों से किसी ने इनकार नहीं किया, किसी ने कहा कि मदरसे नहीं खोलने चाहिए। चप्पल मारने जैसी बात आप क्यों कह रहे हैं? सुनिए जी, अब सुनिए बात सुनिए। एक तो मैंने चप्पल मारने की बात नहीं कही, दूसरी बात ये मेरा गुस्सा है। अगर इस गुस्से में मैंने कोई गलत कह दिया है, मैं अपने बयान वापस लेता हूं। मैं मानता हूं कि गुस्से में ये ज़्यादा सख्त बात हो गई है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि भाई किसी पर अटैक करो। ये मेरा गुस्सा है, ये मेरी भावनाएं हैं कि 4% बच्चे हमारे मौलवी बनना चाहते हैं, हाफिज बनना चाहते हैं। उसमें भी सरकार कहती है कि नहीं साहब, इनको रोको, इनको जो है मदरसे का आधुनिकीकरण करो। अरे भाई, जो मदरसे आपके पास हैं, जो मदरसा बोर्ड के अंदर आते हैं, उनके शिक्षकों को आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ फर्नीचर नहीं है, वहाँ का रंग पेंट नहीं है मदरसों के अंदर, वहाँ जो है पढ़ाने वाले लोग नहीं है। आप उनको तो कर नहीं पा रहे हैं। जो 16,553 मदरसे यूपी बोर्ड के अंदर आते हैं, उनकी शिक्षकों को 5-6 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। जी, बहुत अच्छी बात है रशीदी साहब। आपने एबीपी न्यूज पे इस बातचीत में आपने अपने बयान को वापस लिया, जो निश्चित रूप से एक भड़काऊ बयान था। और क्या आप इस बयान के लिए खेद जताएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के बयान से लोग भड़क सकते हैं। मैंने बोला है कि मैं मानता हूं कि ये ज्यादा सख्त हो गया। मैं मानता हूं इस बात को और उसको वापस भी लेता हूं। यही मेरा खेद है। लेकिन ये मेरी भावना है, ये मेरी कौम के प्रति मेरी भावना है। मेरे खुद 2 बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। सुबह को या किसी को क्या अधिकार है कि नहीं इनको डॉक्टर बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ, इनको हम आधुनिकीकरण में लाएंगे? अरे भाई, इनको पढ़ने दो। ये 150 साल तारीख है मदरसों की। जमीयत उलमा ने और दूसरे लोगों ने मदरसों से पढ़कर जो जंग आज़ादी में किरदार अदा किया है, 60,000 उलमाए कराम ने कुर्बानियां दी हैं, उनको लोग भूल जाते हैं। क्योंकि ये बेहया लोग, इनको पता नहीं कि जमीयत उलमा का क्या किरदार है जंग आज़ादी में। इन मदरसों के लोगों ने किस तरह जंग आज़ादी लड़ी है इंग्रेजों के साथ में, ये सोचते नहीं इस बात को। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।